हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 बच्चों, जो गतिमान आवेश वाला लेसन आपका चल रहा था उसमें कुछ चीजें जो आपके भी छूटी हुई हैं आज वो समाप्त हो जाएंगी। हमें धारामापी और जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसी से रिलेटेड थोड़ी चीजें पढ़नी है। और तो धारामापी और द्विध्रुव से रिलेटेड चीजें बस, जैसे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो हम किसी धारामापी और अमीटर, ये होते क्या है? धारामापी, अमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है, तीन चीजें, धारामापी और अमीटर और तीसरा है वोल्टमीटर। ये तीन चीजें हैं। तो बच्चों, धारामापी अलग होता है, अमीटर, वोल्टमीटर, तीनों के काम अलग अलग, लेकिन जो धारामापी होता है वही अमीटर की तरह से काम करता है और जो धारामापी है वही वोल्टमीटर की तरह से भी कार्य करता है। तो इसका मतलब है तब इनमें अंतर क्या है? धारामापी ही अमीटर की तरह से कार्य कर रहा है तो वो एक धारामापी कहलाता है, अमीटर कहलाता है। धारामापी ही वोल्टमीटर की तरह से कार्य करता है। तो आखिर इनमें अंतर क्या है? बच्चों, ये क्या करता है? ये धारा का संसूचन करता है, धारा का संसूचन। और ये क्या करेगा? धारा का मापन करेगा। और ये क्या करता है? विभव का मापन करता है। ये इनके काम है। पहला जो है कि वो धारा का संसूचन करता है, अमीटर जो है वह धारा का मापन करता है और वोल्टमीटर जो है वह विभव का मापन करता है। इसलिए तीनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन हम धारामापी को ऐसे अमीटर प्रयुक्त कर सकते हैं, धारामापी को ऐसे वोल्टमीटर प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ हमें अतिरिक्त करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ प्रतिरोधों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे परिपथ को सेट करना पड़ेगा कि जिससे वो जो धारामापी है, धारा का जो संसूचन करने का यंत्र है वह क्या करना लगे? अब धारा का मापन करने लगे। तो बच्चों देखिए, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला हम ये जानेंगे कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। पहले टॉपिक पढ़िए, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, ये कोई धारामापी है जिसकी कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G है। ये कोई परिपथ है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ये धारामापी है, एक परिपथ में प्रयुक्त किया गया है। तो इसी में क्या करना है? इसके समांतर क्रम में हमको एक संट लगा देना है। समांतर क्रम में हमने एक संट लगा दिया। तो इस इधर की तरफ जो धारा गई वह IG हुई, इधर जो धारा बढ़ेगी वह I माइनस IG होगी। ये संट हो गया, यस, ये संट होता है, ठीक है। तो ये परिपथ हो गया, यानी कि जो I धारा है वो मेन धारा हमारी हुई परिपथ वाली। इसके बाद जो धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल G है। उसमें जो धारा बही उसको IG नाम दिया गया। ये क्या है? IG है। जो शेष धारा बची है वह इस प्रतिरोध की तरफ आई है, यहां से ये I माइनस IG हो गया। जो संट है, संट का मतलब होता है उपमार्ग, पगडंडी भी जिसे कहते हैं, यानी कि जैसे जो मेन रास्ता होता है वहां से पतला सा रास्ता गया होता है और आगे जाकर तो फिर से हाईवे में मिला, यानी मेन मार्ग में फिर से घूम फिर के वहां पर लग गया। इससे क्या होता है कि इधर से भी कुछ लोग जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, तो कुछ धारा इधर से जा रही है, कुछ धारा इधर जा रही है, संट। तो अब ये संट इसमें लगा दिया गया कि यही जो धारामापी है क्या करेगा? वह वोल्टमीटर की, वह अमीटर की तरह से काम करेगा।
लेकिन ये शंट कितने का होना चाहिए? हम कितने का शंट हम लगा दें परिपथ में, उसके समांतर क्रम में, धारामापी के समांतर क्रम में हम कितने का शंट यानी कितने का प्रतिरोध लगा दें कि धारामापी क्या करने लगेगा, अब धारा का मापन करने लगेगा। तो इसके लिए हम ये देखेंगे, हम यहाँ पर एक बंद पथ है, हम इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो धारामापी में प्रवाहित धारा कितना है, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध तो कितना है, कैपिटल जी। धारामापी में प्रवाहित धारा कितनी है, वो है आई जी। शंट का प्रतिरोध कितना है, वो है यस। शंट में प्रवाहित धारा कितनी है, प्रवाहित धारा वो है आई माइनस आई जी। अब दोनों के जो विभवांतर हैं, ये दोनों एक तरह से जुड़े, यहाँ ए पर जुड़ा है, बी पर जुड़ा है, दोनों दो बिंदुओं के बीच में, इसलिए दोनों के विभवांतर क्या होंगे, समान। तो जब दोनों के विभवांतर समान है तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी बंद परिपथ में यानी कि बंद पास में के विभिन्न खंडों में जो बहने वाली धारा और जो संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है, उस बंद पास में जितने भी विद्युत वाहक बल लगते हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इसमें तो विभवांतर से हो गया तो जी, तो आई जी गुणे कैपिटल जी बराबर आई माइनस आई जी और इंटू यस बराबर क्या जाएगा, 0, या आई माइनस आई जी इंटू यस बराबर आई जी इंटू कैपिटल जी, या यस बराबर हो जाएगा आई जी बटे आई माइनस आई जी ब्रैकेट क्लोज कैपिटल। अगर हम क्या करते हैं कि धारामापी के समांतर क्रम में यदि हम इतने का प्रतिरोध जोड़ दें तो धारामापी क्या करेगा, अब अमीटर की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देगा। अब इसका जो व्यवहार होगा ना वो अमीटर की तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से धारामापी का हम वोल्ट मीटर में रूपांतर देखेंगे। धारामापी का वोल्ट मीटर, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर, यानी अब ये विभव का भी मापन कर सकता है। तो अब विभव का मापन कैसे करेगा, तो विभव का मापन करने के लिए ये एक प्रतिरोध है, ये धारामापी हो गया, इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दीजिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके सिरों का विभवांतर कितना है, वी है, यहां से धारा आई है, ठीक है। तो जो धारामापी में जो धारा बढ़ेगा कितनी बढ़ेगा, आई जी बढ़ेगा। ये एक लोड प्रतिरोध है आर। तो हमें क्या करना है कि जो धारामापी है उस धारामापी के श्रेणी क्रम में हम ये इतना
इतना वोल्टमीटर की तरह से कार्य करेगा, ये इतना, ये जो भाग दिखा है ये वोल्टमीटर की तरह से कार्य करेगा। तो धारामापी को वोल्टमीटर में हमें बदलने के लिए धारामापी के ही श्रेणी क्रम में एक संभावित अधिकतम प्रतिरोध लगा देते हैं। अब क्या होगा कि यहां श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध है G और R, इसमें I बराबर है और इसके सिरे का विभवांतर कितना है V। तो जब हम लोग इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, किरचॉफ के नियम से, तो ये हो जाएगा कितना V और ये हो जाएगा G प्लस R। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो V बटे IG बराबर G प्लस R। तो R बराबर V बटे IG और माइनस कैपिटल। अगर उस परिपथ में जो धारामापी है उस धारामापी के श्रेणी क्रम में अगर हम एक R प्रतिरोध लगा दें कितने का, V बटे IG माइनस G का, तो जो ये वोल्ट जो धारामापी है ना वह IG परास का एक वोल्टमीटर की तरह से कार्य करेगा। एक आदर्श वोल्टमीटर के लिए, एक आदर्श वोल्टमीटर, एक आदर्श वोल्टमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वह अनंत होना चाहिए, लेकिन ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं होता। ये तो धारामापी का वोल्टमीटर में और धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण देख लिया, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण पढ़ लिया। अब इसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव। मैग्नेटिक डाइपोल। बच्चों जैसे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है ठीक उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव की भी परिभाषा होती है। वैद्युत द्विध्रुव में जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के निकट स्थित होकर के एक द्विध्रुव की रचना करते हैं या फिर एक दूसरे के निकट आते हैं और एक निकाय की रचना करते हैं, उसे द्विध्रुव कहते हैं। उसी तरह से अगर दो बराबर हैं और विपरीत प्रकृति के जो ध्रुव हैं वो एक दूसरे के समीप आकर के एक निकाय की रचना करें तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। अब हमें निकालना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुक्त का आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले द्विध्रुव का आघूर्ण।
अगर कोई दंड चुंबक है, वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो वह एक अनंत यानी बहुत सारे छोटे छोटे लूपों, धारा लूपों की तरह से बिहेव करता है। और प्रत्येक लूप पर जो लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण होता है, उनका जो योगफल होता है वह दंड चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो अगर कोई एक हम दंड चुंबक या एक धारा लूप अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र कितना होता है? वो होता है ताऊ बराबर I/AB और साइन थीटा। यदि लूपों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N हो, तो टाउ क्या हो जाएगा? N/I/AB साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। टाउ बराबर N/I/AB साइन थीटा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये जो सूत्र होता है वह चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव के लिए है, चुंबकीय द्विध्रुव के लिए है। ये जो सूत्र होता है वह वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की तरफ से होता है। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, वो कितना होता है? टाउ बराबर E साइन थीटा समीकरण। अगर दोनों समीकरणों की हम लोग तुलना कर दें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो ये जो राशि है N/I/AB यह वैद्युत द्विध्रुव के समान है, लेकिन हम इसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव है। तो इसे हम कहेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मान हो जाएगा N/I/AB। इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? टाउ बराबर MB साइन थीटा। यानी कि यदि कोई द्विध्रुव है और वह द्विध्रुव क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वह टाउ बराबर MB साइन थीटा के बराबर। अब परमाणु में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ये मान लीजिए एक नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ समान v वेग से कोई इलेक्ट्रॉन चक्र लगा है। इसमें आप जाएगी कक्षा में, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितना दूर तक करेगा? 2πr। इलेक्ट्रॉन का परिभ्रमण काल T बराबर 2πr/v। इसलिए इलेक्ट्रॉन के तुल्य धारा I बराबर E/T, तो I बराबर जाएगा E/2
इसका मतलब आई बराबर हो जाएगा ईवी अगर 2 पाई आर, तथा क्षेत्रफल ए बराबर कितना होगा पाई आर स्क्वायर। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर होता है आई इंटू ए। चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर आई इंटू ए, इसलिए यम बराबर आई का मान है ईवी बटे 2 पाई आर और ये 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर ये इसी कट गया तो यम बराबर कितना बचेगा ईवी आर बटे 2। कोणीय संवेग कितना हो जाएगा जे बराबर एम वी आर, एम बटे जे बराबर ईवी आर बटे 2 बटे एम वी आर। अब ये हमें मिलेगा एम बटे जे कितना, एम बटे जे छूट जाएगा ई अपान 2m। तो सदिश रूप में वेक्टर m इक्वल टू माइनस ई बटे 2m और वेक्टर जे। यह इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन यानी चक्कर कर रहा है तो उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। अगला है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। अगर कोई द्विध्रुव है तो उस पर लगने वाले पहियों का आघूर्ण कितना होगा, पहियों का आघूर्ण टाउ बराबर एम वी साइन थीटा। पीछे हम लोगों ने इसको पढ़ा है टाउ बराबर एम वी साइन थीटा। अब थोड़ा सा और घुमाने में dx विस्थापन डी थीटा विस्थापित करने में कृत कार्य। अगर हम इसमें डी थीटा का और अनंत सूक्ष्म विस्थापन दे दें तो कितना कार्य करेगा? यह जो कृत कार्य हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ इनटू डी थीटा। अनंत सूक्ष्म विस्थापन हमने दे दिया तो उसको घुमाने में कृत कार्य कितना हो जाएगा? तो कृत कार्य जो होगा कुल कार्य थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कृत कुल कार्य कितना घुमाने में किया जाएगा? तो W बराबर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 और ये टाउ इनटू डी थीटा। तो W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 और ये हो गया md साइन थीटा और डी थीटा। तो W इक्वल हो गया md
इसका हो गया माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो W इक्वल टू MP माइनस कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस थीटा 1। तो ये हो जाएगा MP कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो किसी द्विध्रुव को घुमाने में जो वृत्त कार्य हो गया वो W बराबर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो गया, यानी इतना कार्य करना पड़ेगा। अगर हमें इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा फाइंड करनी हो, किसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी तथा स्थितिज ऊर्जा, तो जो कार्य किया जाता है ना, यही कार्य क्या होगा, ऊर्जा के रूप से किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा U बराबर W। तो U बराबर हो जाएगा MP ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब कहेंगे थीटा बराबर 90 से थीटा 2 बराबर थीटा तक वृत्त कार्य या स्थितिज ऊर्जा माइनस MP cos 90 माइनस cos थीटा माइनस MP हो जाएगा 0 माइनस cos थीटा। U इक्वल टू माइनस MP cos। ठीक है, अगर दूसरे वाले को भी 90 अंश कर दिया जाए तो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। मतलब अगर ये थीटा दिख रहा है, इस थीटा को अगर हम 90 कर दें तब कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो बच्चों आपका यहाँ तक फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम अगली वीडियो देखते हैं।